जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन का वो तगड़ा दांव जिससे हार रहा एनडीए का उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी, क्या नायडू ने भी छोड़ दिया अंदर खाने साथ? बीजेपी में होगी क्या क्रॉस वोटिंग? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की घोषणा के बाद से ही देश के बुद्धिजीवियों में चर्चा क्यों होने लगी कि इंडिया गठबंधन का उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी जीत सकता है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के अंदर बीजेपी के कई सारे सांसद अंदर खाने क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं और नायडू सरीखे एनडीए के सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ इस वोटिंग में छोड़ दिया? सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया, जो कि 16 वर्षों से अधिक समय तक संवैधानिक अदालतों में सेवाएं दे चुके हैं। 1946 में जन्मे न्यायमूर्ति रेड्डी को 1955 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और बाद में 5 दिसंबर 2005 को वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेड्डी के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित प्रगतिशील जजों में से एक हैं। उनका लंबा और शानदार कानूनी करियर रहा, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनकी सेवाएं हैं। खड़गे कहते हैं कि रेड्डी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए लगातार साहसी फैसले देते रहे। तो उधर एनडीए ने भी उसी दक्षिण भारत से ही अपना प्रत्याशी उतारा जिस दक्षिण भारत से ही आते हैं। उपराष्ट्रपति प्रत्याशी सीपी के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि एनडीए के प्रत्याशी हैं। आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, सांसद भी रह चुके हैं। दोस्तों, चूंकि बीजेपी ने तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, इसे दक्षिण की राजनीति को साधने के रूप में देखा जा रहा। कांग्रेस भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहती, इसीलिए पार्टी ने तेलंगाना के रेड्डी को आगे कर दिया। सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना में जातिगत सर्वे की टीम के मुखिया थे। उन्हीं के नेतृत्व में तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण का काम संपन्न हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा रहे। सुदर्शन रेड्डी को लाकर कांग्रेस ने इस अभियान को और ज्यादा धार देने की कोशिश की है। दोस्तों, खड़गे ने उपराष्ट्रपति चुनाव को एक वैचारिक लड़ाई करार देते हुए कहा कि ये चुनाव केवल एक पद के लिए नहीं, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। सभी विपक्षी दलों ने एकमत होकर के बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति जताई, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तेलंगाना में जन्मे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। उसी वर्ष आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के वकील के तौर पर दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की। 80 और 90 के दशक के दौरान हाई कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में कार्य किया। 1990 में केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के तौर पर 6 महीने तक सेवाएं दी। उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील भी रहे। हालांकि एनडीए ने राजनाथ सिंह के द्वारा इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी न उतारने के लिए काफी कोशिश कराई, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आप जानते हैं 21 अगस्त है। उसी दिन संसद का सत्र खत्म होगा और रेड्डी उसी दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक बुधवार को संसद के सेंट्रल हॉल में 1 बजे होगी, जिसमें रणनीति पर चर्चा भी होनी है। अब बात आती है कि जीत कैसे होगी। इंडिया गठबंधन के पास बहुमत से काफी कम वोट हैं। एनडीए मजबूत स्थिति में है दोनों ही सदनों में। संसद का फ्लोर मैनेजमेंट ये कहता है कि इंडिया गठबंधन को लगता है गैर इंडिया खेमा भी उनके प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेगा। बीते दिनों इस बात की चर्चा खूब चली और इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल मोदी खेमे और संघ के बीच में एक कोल्ड वॉर की स्थिति कहा यह जा रहा है कि इस कोल्ड वॉर के चलते देश के कई बुद्धिजीवियों का यह कहना है कि भले ही संसद के दोनों सदनों में एनडीए का पलड़ा भारी हो, मगर एनडीए के लिए जीत आसान है नहीं। एनडीए मतलब
मोदी शाह वाला इंडिया। दरअसल संघ अपने हिसाब से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता था, मगर उस पर मोदी शाह तैयार नहीं हुए, और जिस नाम को मोदी शाह संघ के पास भेजते हैं, बढ़ाते हैं, उस पर संघ तैयार नहीं होता। ऐसे में संघ के लिए सहजता वाली स्थिति होगी अगर मोदी शाह का प्रत्याशी इस उपराष्ट्रपति चुनाव में कामयाब नहीं हो पाता है। ऐसी खबरें बताई जा रही हैं और इसीलिए कहा जा रहा, संघ ने अपने स्तर पर कोशिश भी की। आप यहां ये भी ध्यान में रखिए कि कहा यहां तक जाता है कि इस समय बीजेपी में करीब 40 से 50% ऐसे सांसद हैं जो कि मोदी शाह के मुकाबले संघ के प्रति लॉयल्टी दिखा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, इसके संकेत क्या है, इसके मायने क्या आप समझ सकते हैं। और यह ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं होगी अगर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत जाए। दोस्तों, देश के कई वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं अगर एनडीए के सहयोगियों पर संघ का प्रभाव काम कर गया, खुद बीजेपी में जैसे दो गुटों की बातें कही जा रही हैं, अगर उन्होंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी, उसी तरह वोट किया, तो फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत पक्की हो सकती है। सबसे पहले मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी नायडू जिस अंदाज में, जिस तरीके से कई सारे मामलों को लेकर के मोदी सरकार से इतर या बीजेपी की लाइन से इतर अपना कदम उठाते हुए दिखते हैं, और ये कहा जा रहा है कि ऐसे में नायडू अगर दक्षिण भारत, चूंकि दोनों ही प्रत्याशी एनडीए के और इंडिया गठबंधन के दोनों ही दक्षिण भारत से हैं, और ऐसे में अगर नायडू के सांसदों ने 16 सांसदों ने अंदर खाने इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में किया, या अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट नहीं किया या वॉकआउट किया, तो जाहिर तौर पर उसका नुकसान बीजेपी को होगा। नायडू के साथ साथ कई सारे ऐसे दल जो ये बताए जा रहे हैं, जिनका यह कहना है कि साहब इस मुद्दे को लेकर के, जिस हिसाब से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सरकार घिरी हुई है, जिस हिसाब से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के अलग अलग पार्टियां में राज्यों की एनडीए के सहयोगी दल भी कहीं ना कहीं एक असमंजस की सी स्थिति में हैं, अंदर खाने अगर उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी तो मामला पलट सकता है। दोस्तों, इस चुनाव की प्रक्रिया की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचक मंडल लिस्ट बनती है। लोकसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सांसद हैं, 12 नामांकित सांसद हैं। लोकसभा में 543 सांसद हैं, यानी कुल सांसदों की संख्या 788 है। मौजूदा समय में राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट खाली है, इसीलिए निर्वाचक मंडल में संख्या 782 होगी। इस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव जीत में 391 सांसद यानी कि 50% के समर्थन की जरूरत होगी। उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए योग्यता की बात भी आपको जल्दी से बता दूं। 4 जरूरी योग्यताएं हैं। पहला, भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। मतदान के बाद ही रिजल्ट अभी आ जाता है। इसकी वजह यह है कि दोनों सदनों को के 782 सदस्य मतदान करते हैं, इनकी गणना कुछ घंटों में हो जाती है। जीत के लिए कुल वैध मतों का बहुमत यानी कि 50% से अधिक प्राप्त करना होता है। इसके बाद नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में वोटिंग होगी। मगर स्थिति क्या है सदन की? संसद के भीतर फ्लोर की स्थिति की अगर बात करें तो लोकसभा में कुल 543 में से इस समय 542 सांसद हैं, 1 सीट लोकसभा में खाली है। राज्यसभा की कुल 245 में से इस 240 सांसद हैं, 5 सीटें राज्यसभा में खाली हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सांसद ही वोट करते हैं। दोनों सदनों के सांसदों को मिलाकर के कुल वोट होते हैं 782, बहुमत के लिए चाहिए 391। अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की संसद के भीतर की स्थिति की बात करें तो कुल 782 वोटों में से एनडीए के पास 422 सांसद, इंडिया गठबंधन की स्थिति की बात करें तो 782 में से इंडिया गठबंधन के पास 312 सांसद, यानी कि बहुमत से 79 सांसद इंडिया गठबंधन के पास कम है। मगर आपको यह भी बताता चलूं, 48 सांसद ऐसे हैं जो किसी भी दल में, किसी भी गठबंधन में नहीं है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 9 सितंबर तक फ्लोर मैनेजमेंट की स्थिति ऐसी होगी जिसमें इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो सकती है। यह अलग बात है, आज की डेट में देखें तो एनडीए दोनों ही सदनों में मजबूत है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।